नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। भारत की सेना और चाइना की सेना के बीच क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से भारत की सेना उनको मुंह की दे रही है। इन सभी विषयों के ऊपर आज हमारे साथ सार्थक चर्चा करने के लिए विशेष कार्यक्रम में मौजूद है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल रामकृष्णा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज श्रृंखलाद में। मैं आपसे जानना चाहूंगी कृष्णा जी, 1971 16 दिसंबर को भारत की अजय सेना के सामने पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था और उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। इसे आप कैसे देखते हैं? आज विजय दिवस है और इस सुनहरे मौके पर मैं सारे अपने भारतवासियों को और मेरे सहमित्रों को बधाई देना चाहता हूं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मौका है जिसमें हमने पहली बार एक वी हैड बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ ए न्यू कंट्री एंड एक निश्चित जीत की ओर भारतीय सेना ने कदम बढ़ाए हैं और 93,000 सोल्जर्स का जो आत्मसमर्पण हुआ है पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सरेंडर्स आफ्टर 1947, दैट इज the second end of the Second World War. So पहली बात तो ये है कि इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक पॉलिटिकल नेचर है, एक मिलिट्री डिफीट है। सो दोनों जो मिलिट्री डिफीट है जो पाकिस्तानी सेना की हुई है, उसके बाद 93,000 सोल्जर्स को पूरा एक साल तक भारत में रखा गया एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर और उनको रिलीज किया गया। Over a period, these soldiers had been released. Also, जो यूएन चार्टर और जेनीवा कन्वेंशंस के तहत जो ट्रीटमेंट हमने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को देने थे, उसके ऊपर हमारे ऊपर कोई कोताही नहीं बरती गई और उन्हें ठीक उसी तरीके से ट्रीट करके वापस उनको सलामती के साथ पाकिस्तान भेजा गया। और इसका निर्णय भेजने का पहला रीजन ये है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, वो यूएन चार्टर में जेनीवा कन्वेंशंस पे सिग्नेचर किए हुए हैं। सो हम बाध्य हैं कि हम प्रिजनर्स ऑफ वॉर को उसी तरीके से ट्रीट करें जैसे कि जेनीवा कन्वेंशंस में लिखा हुआ है। तो ये सबसे प्राइमरी रीजन है। दूसरा मानवता के रीजंस होंगे। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान हमेशा भारत से मुंह की खाता है, फिर भी वो ये सपना देखता है कि भारत पर कब्जा कर लेगा, ऐसा क्यों? इसका आप 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान का इतिहास आप देखेंगे तो एक खास तबका है, अशरफिया तबका पाकिस्तान में, जिन्होंने ये एक चूरण बेचा हुआ है पाकिस्तानी जनता को कि हम कश्मीर भारत से ले लेंगे, हम कश्मीर फतह कर लेंगे। और उन्होंने कई सारे ऐसे काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो पाकिस्तानी जनता को के सामने नहीं रखा और जनता को गुमराह किया है, जिसकी वजह से वो खुद अपना एक सेल्फ क्रिएटेड ट्रैप में फंस चुके हैं। फॉर एग्जांपल, इन 1950 अप्रोक्सीमेटली या 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था और जब ये केस यूनाइटेड नेशंस में गया हुआ था, तो यूएन काउंसिल रेजोल्यूशन 1940, आई थिंक रेजोल्यूशन नंबर 48 है, इफ आई एम करेक्ट, it lays down एक sequential steps for de-escalation and peace in कश्मीर। इसकी बार बार पाकिस्तान जो है ये मुद्दा उठाता है कि रेफरेंडम होना चाहिए कश्मीर में। 1948 के जो रेजोल्यूशंस हैं यूएन में, उसके तहत, और काफी वो यूएन रेजोल्यूशंस को कोट करता है, पर वो ये नहीं बताता अपनी जनता को कि इस रेवोल्यूशंस के इस रेजोल्यूशन के 3 पार्ट्स हैं, 3 एक्शनेबल पार्ट्स हैं, दे आर सीक्वेंशियल। अब सीक्वेंशियल
का मतलब होता है एक के बाद एक ये काम हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो था उसे पाकिस्तान ने लेना था, जिससे कि पूरे जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह के का इलाका था, जम्मू एंड कश्मीर का, which includes Gilgit, Baltistan and other smaller areas, उसमें जो पोर्शन पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ था उसके अंदर से नॉन कश्मीरियों को हटाना था, पाकिस्तानी सेना को कंप्लीटली विड्रॉ करना था और भारतीय सेना को इन द नेक्स्ट स्टेप भारतीय सेना को हक था कि वो एक मिनिमल फोर्स जम्मू एंड कश्मीर में रखें जिससे कि ये प्लेबिसाइट करवा पाए। और तीसरा स्टेप था कि प्लेबिसाइट हो। तो इन तीनों में सबसे पहला कदम पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी का विथड्रॉल था, जो अब तक हुआ नहीं है। तो इसी रीजन से आज तक ये प्लेबिसाइट ऑपरेशनल नहीं हो पाया और इसी रीजन से आज तक वी कुड नॉट गेट टू ए सॉल्यूशन। सो 1947 जो रेजोल्यूशन यूएन ने दिए थे, अब इन रेजोल्यूशंस का इम्प्लीमेंटेशन आज तक इसी रीजन से नहीं हो पाया कि पहला स्टेप पाकिस्तान ने नहीं लिया था। ये बात को बार बार छुपाई जाती है जनता से और ये कहा जाता है कि भारत के ऊपर कोई जिम्मेदारी है कि जो बचा हुआ कश्मीर है जो हमारे पास है उसमें सिर्फ ये प्लेबिसाइट कराया जाए। सो दिस इज a wrong notion or a wrong information that had been initially fed to the people of Pakistan. अब उसके बाद कई सारे मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स आए, उन्होंने कई तरीके से ट्राई किया 1965 में एंड 1971 में, लाइक ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम वगैरह में, जब उन्होंने कबाइलियों को के अलावा रेगुलर मुजाहिदीनों को भी जम्मू कश्मीर में दाखिल करने की कोशिश की और हर बार वो उनकी पराजय हुई। तो इस रीजन से अब ये साफ हो गया है कारगिल के बाद कि पाकिस्तान लड़ाई के माध्यम से तो कम से कम भारतीय एरिया जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो ले नहीं सकता है। और इस बात को छुपा के एक कश्मीरी कमेटी बनाई गई पाकिस्तान में, जिसका एक चेयरमैन भी रखा गया और उन्होंने पाकिस्तानी जनता से काफी सारे पैसे वगैरह इकट्ठा किए इस नाम से कि हम कश्मीर को आजाद कराएंगे, और ये पैसे का काफी दुरुपयोग भी हुआ है। इनसे कई सारे तंजीमों को और मिलिटेंट्स या टेररिस्ट एक्टिविटीज में ये पैसा खर्च हुआ है और इससे इस रीजन का पीस को नुकसान पहुंचा है। एंड फाइनली इस स्थिति में आ गए हैं कि अब ना लड़ाई से कश्मीर ले सकते हैं, ना बातचीत में भी उनका दबदबा नहीं रहा। सो अब इस स्थिति में पाकिस्तान पहुंच गया है और ये सब पाकिस्तानियों का खुद का सेल्फ क्रिएशन है। जब तक कश्मीर का डंका बजता रहेगा पाकिस्तान में, तब तक पाकिस्तानी सेना जो है 40% के करीब जो वसाइल हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर अपना अधिकार जमा सकता है। अब उसके बिना उनका गुजारा होना मुश्किल है। सो एक अशरफिया तबका जो ज्यादातर पाकिस्तान में फौज में है, उसका उनका जो अपॉर्चुनिटीज हैं और उनके अपने फायदे के लिए वो बाकी पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं और अब इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या भारतीय सरकार जो है वो इस बात को छुपा रही थी कि भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच जो हाथापाई हुई है उसको छुपाने का क्या कारण था? क्यों छुपा रही थी भारत सरकार? भारतीय सरकार को 9 तारीख को ही पता चल गया था कि एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या है। अब आप इस पर्टिकुलर एरिया को देखेंगे, ये तवांग के आगे है। इसको बेसिकली बुमला पास के आसपास का इलाका कहते हैं। नाउ इस पर्टिकुलर
पोस्ट में जो झड़प हुई है, ये इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मोर इम्पोर्टेंट इज दैट कि झड़प तो कई बार होते रहती है ऑल अलोंग द एलएसी, और कई बार ऐसा होता है कि उनके पेट्रोल्स और हमारे पेट्रोल्स के बीच में क्लैश होता है और हाथापाई होती है। पर पेट्रोल जनरली जो चाइनीज आर्मी का आता है उसकी तादाद तकरीबन या नफरी जो आप कह लें 25 से लेकर 30 सोल्जर्स तक की हो सकती है, जो कि एरिया डोमिनेशन या एरिया को जानने के लिए भेजा जाता है। बट अब की बार इस पर्टिकुलर एरिया में तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग आए थे चाइनीज आर्मी के, जो एक पहाड़ी पे चढ़ के 17,000 फीट का जो हमारा एक पोस्ट है उन उसके ऊपर अपना कब्जा जमाने का इनका इरादा था। वहां पर जो इन्फेंट्री बटालियन है उन्होंने पहले इनको रोका और उनसे झड़प हुई उनकी, और फिर रीइंफोर्समेंट मंगवाए गए जिसमें कि चीनी सेना को मार के भगाया गया। तो ये दिस इज द जनरल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो वहां पर हुआ है। इस झड़प में हमारे लोग कुछ घायल हुए हैं और उनके लोग ज्यादातर घायल हुए हैं, तकरीबन 30-40 का आंकड़ा बताते हैं। तो अब ये बात तय हो गई है कि भारतीय सेना को वहां से खदेड़ा नहीं जा सकता। तो इस बात को का एहसास होने पर चीनी सेना पीछे भागने लगी, और उसमें कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि कुछ लोगों को बंदी बनाया गया था। फिर बाद में फ्लैग कमांडर्स मीटिंग में उनको रिलीज भी किया गया था। हावेवर इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? ये पहला रीजन हो सकता है कि भारतीय सेना और यूएस आर्मी का एक कंबाइंड डिफेंस एक्सरसाइजेस चल रहे हैं, जिससे कि चीन काफी नाराज है और उन्होंने इस बात पे तनकीद भी की थी। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को शायद चीन बताना चाहता है कि आप ज्यादा अगर अमेरिकन आर्मी से आप एक्सरसाइजेस वो भी हमारे एलएसी के आसपास करोगे तो उसका कुछ खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बट इस बात को समझाने में शायद वो कुछ गलती कर बैठे, जिससे कि उन्होंने जो सोचा है वो अचीव नहीं हुआ और वापस गए, उन्हें चपेट खानी पड़ी। ये एक रीजन हो सकता है। अब भारत सरकार ने क्यों 2 दिन लगाए उसको बताने के लिए? ये हो सकता है कि वो शायद सोशल मीडिया और बाकी अकाउंट्स में ये देख रहे थे कि चीनियों का पहले क्या रिएक्शन होगा। जो गलतियां हमने गलवान में की थी, अब उनसे सबक लेके शायद इस बार उन्होंने एक वीडियो को भी पॉसिबली इस झड़प में शामिल किया, सो दैट जो कार्रवाई वहां पर ग्राउंड पर हो रही है उसका हमारे पास एक रिकॉर्डेड बेसिस हो। और उसके बाद यह भी हो सकता है कि भारतीय सरकार ने कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में को होस्ट कर रहे थे, उसके बीच में इस पर्टिकुलर डेट पे यानी 8 या 9 तारीख को इसका खुलासा करना ठीक नहीं समझा, और वो वेट कर रहे थे। इनिशियली इसका जो खुलासा हुआ वो किसी रशियन चैनल ने मेरे ख्याल से खोला था 2 दिन बाद, और जनता को बताया कि ऐसी झड़प हुई है करके। तो इसका मतलब यही है कि बोथ चाइनीज पीएलए एंड द इंडियन आर्मी, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि शायद कौन पहले इसके बारे में जिक्र करेगा। पर जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जो कायदे कानून होते हैं और जो जिससे कि इंडिया को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में एज मिल सकती है, उस तरीके से इस बार इंफॉर्मेशन को ट्रीट किया गया। सो ये भी एक रीजन हो सकता है। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कुछ नेता ये बयान दे रहे हैं कि भारतीय सैनिकों की पिटाई हो रही है। एक सैनिक के तौर पर आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ अपोजिशन लीडर्स से और बाकी जितने भी एक वेटरन होने के नाते बाकी जो मेन अपोजिशन पार्टीज और
जितने भी सरकार में नहीं है उन पार्टियों से कि इस मामले को पॉलिटिसाइज करने से देश का नुकसान होगा। देश का हित परम हित होता है और हमें इस तरीके से हमारा बिहेवियर होना चाहिए कि जिससे कि सैनिकों का मोराल बढ़े और बिना वजह जो सरकार गवर्नमेंट में है उसके ऊपर तनकीद करने से इससे झूठ तो सच नहीं हो जाता, पर ये हो सकता है कि लोगों का भरोसा उन पार्टियों के ऊपर से और उठ जाए, तो इनसे उनका नुकसान ही हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। तो जल्दबाजी में गवर्नमेंट को या सरकार में जो पार्टी है उसको तनकीद करने के चक्कर में वो खुद अपना नुकसान ना करवाएं। और भारतीय सेना वैसे इट इज एपॉलिटिकल, जैसे कहते हैं कि उनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता है, और वो काम करके जो काम है उसको पॉलिटिकल लीडरशिप तक बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में डिसाइफर करके समझा देते हैं। उसके बाद जो सरकार या जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उनके आदेश पर चलते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि इस बात को यहीं पे खत्म किया जाए और बेसिकली भारतीय सेना को किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना किया जाए। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भारत और चीन में ताकतवर कौन है? अगर हम परमाणु की बात करें, परमाणु बम की या किसी भी एस्पेक्ट में अगर हम बात करें, अगर युद्ध जैसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है, तो दोनों देशों में ताकतवर कौन है? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि भारतीय सेना और चीनी सेना दोनों काफी ताकतवर आर्मीज हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, पर दोनों की अपनी अपनी अलग हिस्ट्री है, अलग लेगेसी है और उनके बनने का अलग एक घटनाक्रम है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चीनी सेना संख्या में ज्यादा हो सकती है, पर क्या चीन की सेना उस न्यूमेरिकल एडवांटेज को, नफरी की जो एडवांटेज है उसको ट्रांसलेट करके तिब्बत में ला सकती है? ये शायद मुमकिन नहीं है। दूसरा, चीन की सेना के जो बेसेस हैं जो तिब्बत में हैं ऑपोजिट इंडिया, ऑल अलोंग 3,500 स्क्वायर किलोमीटर्स, 3,500 किलोमीटर्स ऑफ द फ्रंटियर विच वी आर फेसिंग नाउ। तो इसमें हर जगह पर वो भारी तादाद में डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक लिमिट है। तो उसमें अगर हम देखें तो हमारी जो बेसिस हैं और हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट वगैरह है उनसे हमें एडवांटेज मिलता है। कई जगह पे हम हायर हाइट्स पर हैं, कई जगह पे वो लोअर हाइट्स पर हैं। तो हाइट का भी एक जियोग्राफी और हाइट का भी एक एडवांटेज होता है कन्वेंशनल लड़ाई में, स्पेशली इन हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स like in Arunachal and the Joshimath sector or the sugar sector, which is opposite Himachal Pradesh, or you can take the case of Aksai Chin area that is opposite of Ladakh. So इन सब में जहाँ पर भी जिस तरीके से आपने देखा अभी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में 17,000 फीट की जो हमारी पोस्ट थी उसको टेक ओवर करने के लिए कम से कम 200-300 लोग तो आने पड़े, जबकि जो डिफेंडर्स थे वहां पर, जो हमारी पोस्ट की जो संख्या थी वो 50-100 से ज्यादा नहीं थी। वो अलग बात है कि बाद में रीइंफोर्समेंट्स आए। तो हमेशा ऐसे सिचुएशन में जो अटैकर होता है उसको कम से कम 4 गुना या 5 गुना ज्यादा नफरी होनी चाहिए होती है। तो कन्वेंशनल वॉर की जब बात करेंगे हम, तो इतनी सारी सेना को इकट्ठा करना और उसके बाद उससे ऑपरेशंस करवाना एक चीन के लिए भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। दूसरा, वी आर डिस्काउंटिंग द अदर फैक्टर। जब हम हिस्ट्री में देखें तो 1962 में जो हमारे लोग थे वहां पर, देवर इन पेनी पॉकेट्स। पेनी पॉकेट्स मतलब बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग जगह पे बटे हुए थे, एक दूसरे को रीइंफोर्स नहीं कर सकते थे। और जब चीनी सेना बिल्डअप कर रही थी तब यह हमारा इंटेलिजेंस फेलियर भी था,
हमने उनको ठीक से आकलन नहीं किया था, और लास्टली हमने उस एयरफोर्स का हमारे एयरफोर्स का हमने उपयोग ही नहीं किया था उस पर्टिकुलर झड़प में। तो ये सारी चीज़ें अब दोबारा रिपीट होने के चांसेस बहुत कम हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। और भारतीय वायुसेना की जो बेसेस हैं, उनसे जो टेक ऑफ करके अटैक करने की हमारी क्षमता है, वो चीन की वायुसेना से ज़्यादा है, क्योंकि चीन की वायुसेना के पास कुछ गिने चुने बेसेस हैं तिब्बत में, जिनसे वो उड़ान भर सकता है। और सिंस वो हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं, 10,000 फीट से ऊपर हैं, तो उसमें एयरक्राफ्ट की भी लिमिटेशंस होती है और वेपन्स कैरी करने की भी लिमिटेशंस होती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भारत चीन का जो इलाका है, जो LAC है, उसके ऊपर दोनों का पगड़ा ऑलमोस्ट बराबर का पड़ेगा। ओवरऑल चीनी सेना की संख्या या उनके स्ट्रेंथ से अगर हम कंपेयर करेंगे भारतीय सेना को, या जितना वो डिफेंस पे खर्च करते हैं उतना और हम कितना डिफेंस पे खर्च करते हैं, इन बातों का यहाँ पर कोई जमीन पर असर नहीं पड़ता है। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, मैं जानना चाहूँगी, क्या सरकार के बदलने से बदलती है सेना? नहीं, सेना का अपना काम होता है, सेना सरकार के तरफ जवाबदार होती है। सेना का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसीजर होता है। जो भी सरकार का आदेश मिलता है, वो उस पे 100% अमल करती है, और उसका जो भी रिजल्ट होता है, वो सरकार को देती है। कोई भी सरकार हो सेंटर में, उससे सेना का काम करने का जो तरीका है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपसे, मैंने ये जो सवाल किया वो इसलिए किया क्योंकि जब हमने देखा मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था, जिसका बदला सेना नहीं ले पाई, लेकिन वहीं उरी में हमने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। सरकार की नीतियां हैं, अगर जैसे आप 26/11 की बात करेंगे, तो उस टाइम पे भी देयर इज ए सिचुएशन लाइक एक्स, हमारे एयर चीफ ने ये बयान दिया था कि उन्होंने भारतीय सरकार को उस टाइम पे बताया था कि भारतीय वायुसेना इज रेडी फॉर ए काउंटर स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान। बट उसका जो भी उसको उस टाइम की सरकार ने परमिट नहीं किया था, तो उसकी वजह से शायद भारतीय सेना या भारतीय वायुसेना ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। और अब की बार जो है, जो भी सरकार है, उन्होंने पुलवामा के अटैक के बाद जो भी कार्रवाई की है, ये सरकार के आदेश पे होता है। तो ये सब जो भी होता है, बिना सरकारी आदेश के कुछ नहीं होता है। और सरकार अगर अपना पावर को, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपना पावर को लोअर कमांडर्स के लिए डेलीगेट करना चाहती हैं, तो वो अलग सिचुएशन है। तो उस टाइम पे जो आर्मी कमांडर्स और सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनके टाइमली एक्शंस जो होंगे, वो भी इसी हद में होंगे कि भारतीय सरकार ने उसे अप्रूव किया था। तो बिना अप्रूवल के ऐसे कार्रवाइयाँ नहीं होती। तो भारतीय सेना, तीनों सेनाओं का काम ये होता है कि जो सरकार में है, जो आदेश मिलता है, उस पे अमल करें। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार रामकृष्णा जी, आपने हमें बताया कि भारत की जो सेना है, उस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार। इसी तरह आप देखते रहिए आज शंखनाद। थैंक यू।